जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल कैप्टन के टू एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जिसमें हर एग्जाम में 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं। चाहे जो भी एग्जाम दे जिसमें हिंदी पूछे जाते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक से प्रश्न आते ही आते हैं। और उस टॉपिक का नाम है संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, ये 2 टॉपिक से हिंदी व्याकरण से प्रश्न हर साल आते हैं। चाहे आप कोई भी बोर्ड का हो, अगर आपके सिलेबस में ये बातें हैं तो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज संज्ञा और सर्वनाम को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आज के बाद आप लोग को कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी। चुटकी में आप लोग कोई भी ऑब्जेक्टिव को एक बार में बना दीजिएगा, कोई भी संज्ञा को एक बार में पकड़िएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। तो आप लोग को जैसे पता होगा कि जो हमारा शब्द है, शब्द के जब हम शब्द के बारे में जब पढ़ते हैं तो वहाँ शब्द कई भागों में बंटता है। तो उसी में एक आता है विकारी और अविकारी शब्द। ठीक है, विकारी और अविकारी शब्द। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है, ये आपका आ जाता है विकारी शब्द में। कहाँ से? विकारी शब्द में। विकारी शब्द क्या होते हैं? तो वैसे शब्द जिसके रूप, लिंग, वचन, कारक ये सब बदलता रहता है। क्या होते रहता है? बदलते रहता है। समय के अनुसार, काल के अनुसार सब परिवर्तित होते रहता है। जैसे संज्ञा अगर स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग बना सकते हैं। ठीक है, एक वचन में है बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज जिसमें प्रयुक्त होते हैं रहेंगे उसी को हम लोग विकारी शब्द कहेंगे। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वो आपका डिटेल सा कहाँ से संज्ञा और सर्वनाम आया है तो हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, टॉपिक जो हमारा है वो आज का क्या है? संज्ञा। क्या टॉपिक है? संज्ञा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। संज्ञा। तो देखिए, संज्ञा को लेकर विभिन्न मतभेद हैं। ठीक है, जो मॉडर्न हिंदी व्याकरण है या मॉडर्न व्याकरण है उसके अनुसार संज्ञा के एक कंटेबल नाम जिसको गणनीय बोलते हैं, अनकंटेबल नाम जिसको अगणनीय बोलते हैं, और एक आपका तो भाववाचक होता ही है। भाववाचक वैसे अनकंटेबल में ही चला जाता है। तो ऐसे देखिए कौन कौन है। वैसे ये हमको नहीं पढ़ना है, जो मॉडर्न व्याकरण है उसके अनुसार हमें नहीं पढ़ना है। जो 5 वर्गीकृत है उसी के आधार पर हमें पढ़ना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे। समझे? तो चलिए उसी को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो संज्ञा किसको कहते हैं? तो संज्ञा बोलेंगे। अब देखिए, संज्ञा की परिभाषा पे हम लोग को नहीं जाना क्योंकि परिभाषा पूछता नहीं है। परिभाषा अगर एक लाइन में आप लोग जानना चाहते हैं तो संज्ञा जैसे बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी स्थान का नाम को, किसी क्या कहते हैं स्थान के नाम को, या किसी व्यक्ति के नाम को, किसी जगह के नाम को, या जो भाव आता है, ये सारे चीज को मिलाकर के क्या बनता है? संज्ञा बनता है। यानी सिंपल सा जब इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो लिखेंगे क्या? तो किसी किसी व्यक्ति, वस्तु एवं भावों को, भावों के नाम को, भावों को भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप समझिए, इसको पहले समझेंगे कि संज्ञा की परिभाषा जो हम लोगों ने लिखा है, क्या लिखा है कि किसी व्यक्ति, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, वैसे भी दुनिया का ऐसा कोई भी पदार्थ बिना नाम का नहीं है। हर पदार्थ का नाम है। आपने ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं देखा होगा जिसका नाम नहीं होगा, या ऐसी कोई भी चीज आप लोग नहीं देखे हो जिसका नाम नहीं होगा। तो यानी एक और भी परिभाषा हो जाता है, जितने भी नाम वाले शब्द हैं क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द हैं क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु एवं भावों के नाम, यहाँ भाव क्यों लिए हैं? जो फीलिंग होता है वो भी संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोगों ने भाव लिया है। तो ये जो सारे चीज हैं, जितना भी नाम है, सीधा समझे, जितना भी नाम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संज्ञा बोलेंगे। जितना भी नाम है उसको संज्ञा बोलेंगे। प्रश्न यहाँ से नहीं आते। अब प्रश्न आएंगे। अब आता है कि हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं। हिंदी व्याकरण
हिंदी व्याकरण में संज्ञा को हिंदी व्याकरण में संज्ञा के भेद कितने हैं भेद? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला क्या है? तो आपका जो क नंबर है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। ख नंबर जो आपका है वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। उसके बाद ग नंबर है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। घ नंबर है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। ओ सॉरी, द्रव्य लिखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक लास्ट है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के भेद हैं। ठीक है। और यही पूछता है। अब देखिए यहाँ क्या हम लोग बात करने वाले हैं वो समझिए। जो मॉडर्न व्याकरण है वो कहता है कि भाई संज्ञा एक अनकंटेबल नाउन और कंटेबल नाउन ही होगा। ठीक है। मॉडर्न व्याकरण वो मानता है, लेकिन हम लोग वो नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न आते हैं प्रश्न यहाँ से आते हैं। ये जो 5 भेद हम लोगों ने देखा है हिंदी व्याकरण में संज्ञा के, तो वही से प्रश्न आते हैं। ठीक है। यही 5 भेद, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि आखिरकार ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहेंगे। यहाँ से प्रश्न बहुत फंसता है। तो इस दोनों को पहले डील करते हुए हम लोग चलेंगे। तो बात आती है कहाँ? तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। ये तो भेद आपका हो गया, यहाँ से ऊपर तो भेद हो गया। नीचे देखिए, नीचे एक ही बार में दोनों को हम लोग लपेट लेते हैं। किसको किसको? तो इधर है व्यक्तिवाचक। क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम लोग देख लेते हैं। और इधर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसको देख लेते हैं। एक ही क्लास में आज इसको खत्म कर देना, इसके बाद ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अब देखिए व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। व्यक्ति मतलब होता है पर्सनल। अगर पर्सनल किसी का नाम ले लिए, क्या ले लिए? पर्सनल किसी का नाम ले लिए। जैसे लड़का में बहुत सारा लड़का है, एक नाम ले लिए गोलू, ठीक है, मोलू। तो लड़का में अगर हम नाम ले लिए, पर्सनल नाम समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति का कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, कोई भी चीज, अगर उसमें हम पर्सनल नाम ले लिए किसी का, पर्सनल, ठीक है, तो उसको व्यक्तिवाचक कहेंगे। अब जैसे इसको हम दोनों को एक ही साथ इस वजह से लेके चले हैं क्योंकि दोनों में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है और यहाँ से प्रश्न पूछे तो जाते ही हर साल। अब देखिए व्यक्तिवाचक क्या होगा? तो ये पर्सनल दर्शाएगा। क्या देखा है? किसी खास, किसी खास वस्तु के लिए। किसके लिए? किसी खास वस्तु के लिए। ये क्या होगा? किसी खास वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो जातिवाचक संज्ञा है ये संपूर्ण जाति के लिए। किसके लिए? संपूर्ण जाति के लिए, जाति या वर्ग के लिए, संपूर्ण जाति या वर्ग के लिए। अब समझना है सर जी क्या लिख दिए, हमें कुछ समझ ही नहीं आया, संपूर्ण जाति या किसी खास। अब समझ में आएगा। जैसे हम लोगों ने बोला राम, तो आपको पता है, स्पष्ट हो रहा है बात से, तो राम तो लड़के का नाम होता है सर। तो खास हम नाम ले लिए, इसी में बोल दिए लड़का। आप समझ में आ रहा होगा। देखिए ये जो लड़का है ये पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है, पूरा लड़का जाति। इसमें राम, मोहन, सोहन सब आ रहा है, लेकिन इसी में लड़का में हम एक विशेष लड़का का नाम ले लिए हैं, राम। ठीक है। तो लड़का, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, राम व्यक्तिवाचक, लड़का जातिवाचक। पूर्ण, क्योंकि लड़का से पूरा जाति का बोध हो रहा है। इसी में हम लोगों ने बोला सीता, तो सीता आप जानते सर लड़की है, तो जितना भी लड़की आएगा, लड़की क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसी में बोला हम लोगों ने गंगा नदी। क्या बोला? गंगा नदी। क्या बोला हम लोगों ने? गंगा नदी। अब देखिए
तो गंगा नदी बोल दिए तो एक पर्सनल नदी का नाम ले लिया। अब डायरेक्ट अगर हम लोग नदी लिख देते तो सारे नदी आ जाता, गंगा यमुना सरस्वती सारे नदी आ जाता इसमें। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे हम लोग देखेंगे, दिख रहा है ठीक ठाक क्या? ठीक है, फिर और आगे हम लोग उदाहरण देखते हैं, जैसे ले लेते हैं पटना। तो पटना एक क्या है? शहर है सर, कोई खास शहर है। इसी में हम लोगों ने डायरेक्ट बोल दिया शहर। क्या बोल दिया? शहर। तो शहर में जितना भी है, पटना, दरभंगा, कलकत्ता, दिल्ली, सारे चीज आ जाएंगे। इसी में बोल दिया एक भारत। तो आप लोग को पता है कि भारत क्या है? देश है सर। ठीक है, तो जब देश है तो इधर अगर हम देश बोले तो संपूर्ण देश का बोध हो रहा है, विश्व में जितने भी देश हैं। लेकिन सिर्फ भारत बोल दिए थे, खास भारत देश का बोध होने लगा। इसी में बोल दिए प्रशांत महासागर। क्या बोल दिए? प्रशांत महासागर। महासागर। ठीक है, अब देखिए प्रशांत महासागर नाम हो गया, स्पेशल नाम हो गया। इसी में डायरेक्ट अगर हम लोग बोल दिए महासागर, तो महासागर कई प्रकार के हैं, हिंद महासागर, अंध महासागर, प्रशांत महासागर, कई प्रकार के हैं। ठीक है, इसी में हम लोगों ने बोल दिया क्या? अब देखिए प्रश्न यहाँ से भी आते हैं कि गाय किस संज्ञा का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न फंसना शुरू होता है कि सर अगर हम गाय में जाएं, अगर हम गाय में, क्योंकि गाय में भी कई किस्म के होते हैं, कोई काली गाय होती है, कोई उजली होती है, कोई गोली होती है। ठीक है, कोई चितकबरी गाय होती है। तो अगर गाय आ गया पहचानने के लिए कि किस संज्ञा का उदाहरण है, तब हम क्या मारेंगे? तो देखिए वो इस पे डिपेंड करता है कि अगर वो जानवर के संदर्भ में पूछ रहा है, समझिएगा, अगर वो पूछ रहा है गाय, कुत्ता, बिल्ली ऐसे करके, तो उसमें अगर आपको पहचानने के लिए पूछ रहा है कि कौन सी संज्ञा होगी, तो गाय क्या होगा? तब गाय क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन उसी में अगर पूछ रही है, ठीक है, सिर्फ दे देगा कि काली गाय, पीली गाय, नीली गाय, वैसे तो वो विशेषण हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें जब पूछ देगा काली गाय, नीली गाय, पीली गाय किस होगा, किस संज्ञा का उदाहरण होगा, तब हम व्यक्तिवाचक लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे सामान्य तौर पर गाय, चूंकि जानवर आता है तो जानवर में ही पूरा, पशु में ही पूरा आ जाते हैं, तो गाय को हम व्यक्तिवाचक ही लेकर के चलेंगे। जैसे गाय हम लोगों ने बोल दिया, ठीक है, कुत्ता बोल दिया, ठीक है, हिरन बोल दिया, ये सब क्या है सर? ये सब जानवर हैं। तो जानवर अगर सीधा बोल दिए, जानवर बोल दिए तो जातिवाचक, चूंकि जानवर वो कहने से संपूर्ण जितने भी जानवर है, हाथी, घोड़ा, जितना भी जानवर है, सारे जानवर का बोध हो जा रहा है। लेकिन इसी में स्पेशल जानवर का नाम ले लिए, गाय, कुत्ता, हिरन, बाघ, शेर, ये सब क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर और इधर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं इसी के, क्योंकि जगह का अभाव है नीचे थोड़ा, तो इस वजह से हम लोग आगे की ओर देख लेते हैं थोड़ा। ये बातें समझ में आई। इसी में देखिए और भी प्रश्न आते हैं, इसी में और भी प्रश्न आते हैं, थोड़ा हट ही जा रहे हैं, आप लोग को लिखने के लिए टाइम दे रहे हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर इसी पे और भी बात करेंगे, क्योंकि अभी प्रश्न खत्म नहीं हुआ एग्जाम पर, इसी पे प्रश्न और भी आते हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए जल्दी इसको लिखिए। चलिए लिख लिए होंगे। फिर आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं, इसी पे बात कर रहे थे, किस पे? तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पे बात कर रहे थे हम लोग। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का उदाहरण हम लोग देख रहे थे, जातिवाचक। ठीक है, इसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए, बताइए हरिद्वार कौन सी संज्ञा है? हरिद्वार। ठीक है, इसी में पूछ दिया जाए, बताइए काशी कौन सी संज्ञा है? काशी कौन सी संज्ञा है? ठीक है, इसी में पूछ दिया जाए देवघर कौन सी संज्ञा है? तो आपको पता है ये सारे के सारे क्या है? तीर्थ स्थान है। क्या है? तीर्थ स्थान है। तो सारे का एक यूज हम कर लेंगे, क्या? तीर्थ स्थान। क्या कर लेंगे? तीर्थ स्थान। अब देखिए अगर हम तीर्थ स्थान बोलेंगे तो तीर्थ स्थान एक तो नहीं है, कई सारे तीर्थ स्थान, कई सारे हैं, उसमें कई सारे तीर्थ स्थान वाले जगह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हरिद्वार हो गया, काशी हो गया, देवघर हो गया, और भी कई प्रकार के हैं।
ठीक है। जैसे क्या कहते हैं, नाम भूल गए, तो उत्तराखंड में है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कई सारे जगह, जैसे जहां पे लगे आपको कि कोई भगवान का अथी है, ठीक है, जो भी धर्म का हो, ठीक है, उसमें अगर विशेष नाम रख लिया जाए, विशेष चीज रख लिया जाए, इसी में अगर हम बोल देंगे, इसी में बोल देंगे कि उत्तराखंड का जो मंदिर है, या कैलाश मंदिर बोल देंगे, या कैलाश पर्वत बोल देंगे, तो नाम अगर विशेष ले रहे हैं, आप देखिए, ये आपको पता होना चाहिए सर, काशी, हरिद्वार, देवघर क्या है, तीर्थ स्थान है, या ये सब शहर के नाम है, ऐसे भी आप लोग, या जगह के, विशेष जगह का नाम है सर, तो उसके आधार पर भी व्यक्तिवाचक आ सकता है। और इधर तो आपको पता ही है, इसी में अगर हम लोग बोल दें हिमालय पर्वत, क्या बोल दें, हिमालय पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, इसी में बोल दें हम लोग कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो ये जो सारे जगह का हम ये सारे चीज जो लिखे हैं, ये सब क्या है, पर्वत की श्रेणी में आते हैं। किसके श्रेणी में आते हैं, पर्वत की श्रेणी में आते हैं। तो सीधा जब हम नाम ले लिए किसी विशेष चीज का, तो व्यक्तिवाचक, और डायरेक्ट बोल दिए पर्वत, तो पर्वत कई सारे हैं, गिनते रहे, उसमें कई सारे पर्वत आते हैं। इसी में हम लोगों ने बोला रक्षाबंधन, क्या बोला, रक्षाबंधन, ठीक है। इसी में हम लोगों ने देखा क्या, होली, इसी में हम लोगों ने देखा ईद, ठीक है। इसी में हम लोगों ने देखा छठ पर्व, छठ पर्व, इसी में हम लोगों ने देखा रक्षाबंधन, होली, ईद, छठ पर्व, दीपावली, दीपावली। तो ये जो सारे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये किसी ना किसी विशेष पर्व के नाम है, क्या है, विशेष पर्व के नाम है। लेकिन डायरेक्ट अगर हम इधर लिख दे पर्व या त्योहार, पर्व या त्योहार, तो बताइए, पर्व बोलने से कई सारे पर्व उसमें समाहित हो जाते हैं, रक्षाबंधन, होली, ईद, छठ पर्व, दीपावली, कई सारे पर्व, या त्योहार बोलने से कई सारे त्योहार आ जाते हैं उसमें। तो जब हम स्पेशल नाम ले लें तो व्यक्तिवाचक। अब जब सीधा यूज हो कि पर्व कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक, क्योंकि पर्व से पूरा पर्व समाहित हो जा रहा है, उसमें पूरा जाति को लिपट रहा है, जितना भी पर्व है वो सारे को ये समाहित कर ले रहा है अपने अंदर, ठीक है। तो ये हो गई। तो कई तरह के प्रश्न यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। उम्मीद करते हैं दोनों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बात करने वाले हैं, इसको लिख लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो डाउट छोड़ करके जाइएगा। जो भी प्रश्न आपके होंगे वो प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में छोड़ करके जाइएगा, तो हम फिर वहां से आपको जो डाउट होगा उसका हम समाधान फिर कर देंगे। तो ये था आपका व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। उम्मीद करते हैं आज के बाद आप लोग को दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। इसी में अगर पूछ देगा गणतंत्र दिवस कौन सी संज्ञा है, तो सर व्यक्तिवाचक है, सिंपल सा। कौन सा है, व्यक्तिवाचक। क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व की संख्या कितनी है, 3 है भारत में। कौन कौन, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती, ये 3 है। तो गांधी जयंती पूछ देगा तो व्यक्तिवाचक, गांधी जयंती पूछ दिया तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कहीं पूछ दे, गांधी जयंती, जयंती, ठीक है। इसी में बोल दे स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इसी में बोल दे गणतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो कई उदाहरण है, आप कई उदाहरण ले सकते हैं, बस आपको एक चीज इसमें मूल जो है, इसका जो जड़ है वो पकड़ के रखना है सर, कि जो अगर हम किसी विशेष व्यक्ति, विशेष चीज का नाम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन उसी विशेष चीज में एक ऐसा चीज का नाम ले रहे हैं जिसमें ये सारा चीज समाहित हो जाए, एक बोलेंगे उसमें सारा समाहित हो जाए। जैसे हम लोगों ने बोला रिश्तेदार, रिश्तेदार बोला तो रिश्तेदार में सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। अब उसी में बोल दिया क्या, कि मामा जी, ठीक है, वो मेरे मामा लगेंगे, वो मेरी चाची लगेगी, इस टाइप से बोल दिए तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन डायरेक्ट रिश्तेदार बोल दिए तो जातिवाचक। जैसे गांव बोल दिए
तो सीधा गांव कहने से क्या आ रहा है कि सर जितना भी दुनिया में गांव है सारे गांव आ रहे हैं, लेकिन उसी में एक विशेष गांव का नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। सीधा फल बोल दिए, जातिवाचक में चला जाएगा। उसी में आम बोल दिए, अमरूद बोल दिए, लीची बोल दिए तो क्या आ जाएगा, व्यक्तिवाचक आ जाएगा। सब्जी बोल दिए, उसी सब्जी में गोभी, ठीक है, गोभी, उसके बाद कई सारे केला, जो भी नाम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाएगा, अरे जातिवाचक व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। तो कई तरह के बात है। इसी में अगर हम बोल दिए, बताइए मोबाइल कौन सी संज्ञा है। अब देखिए मोबाइल कौन सी संज्ञा है, आता है मोबाइल। तो अब मोबाइल में सारे मोबाइल आ जाते हैं, बड़ा मोबाइल, छोटा मोबाइल, मोबाइल में भी विशेषता भाई। तो डायरेक्ट मोबाइल बोल दिए, लेकिन उसी में बोल दिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। आप देखिए अगर मोबाइल का इस्तेमाल अगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के रूप में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जितना भी चीज इलेक्ट्रॉनिक विद्युत पर चल रहा है सारा चीज आ जाएगा, तो वो जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे इंग्लिश शब्द है तो यूज जल्दी होता नहीं, लेकिन उसी में अगर विशेष चीज नाम ले लिए, मोबाइल, बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये सब ले लिए, क्या आ जाएगा, जातिवाचक में, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट करेंगे, फिर अगला जो है उस पर बात करने वाले हम लोग, अगला पे हम लोग बात करने वाले, तब तक इसको मिटा लें। चलिए चलिए, तो दो संज्ञा हम लोगों ने पढ़ लिया है अभी तक, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, समूहवाचक संज्ञा। क्या देखने वाले हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। इसको देखेंगे आप लोग, समूहवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए ये खुद स्पष्ट कर रहा है कि भाई मैं जो बोध कराऊंगा एक समूह में बोध कराऊंगा, यानी वैसा संज्ञा जिससे किसी समूह का बोध हो, ग्रुप का बोध हो, वैसा शब्द जो किसी समूह यानी ग्रुप, समूह का बोध कराता हो, क्या कहलाता है, बोध कराता हो, वह उसे या वह समूहवाचक कहलाता है, ठीक है। अब देखिए तो सर बोध वर्ग में कैसे बोध कराएगा, तो जैसे अगर हम बोल दिए गुच्छा, अब देखिए तो गुच्छा में एक तो रहेगा नहीं, एक बात तो रहेगा नहीं। इसी में अगर देखिए गुच्छा कई प्रकार के हो सकते हैं, कौन कौन से, तो अंगूर का गुच्छा, लीची का गुच्छा, ठीक है, चाबी का गुच्छा। अगर आप कहिएगा सर ये तो जातिवाचक, हाँ उसमें भी जा सकता है। अगर समझिए अगर डायरेक्ट गुच्छा पूछ दे, वैसे गुच्छा का यूज समूहवाचक में ही किया जाता है, ठीक है। गुच्छा अगर पूछे तो आप समूहवाचक में ही यूज करेंगे, लेकिन उसमें लगा देगा चाबी का गुच्छा, जो भी, ऐसे तो ऐसे प्रश्न आते नहीं है। अगर लगा दिया चाबी का गुच्छा, तब पर भी इसी में हम लोग उसको ये टिक करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि उसको हम जातिवाचक या व्यक्तिवाचक के आधार पर हम लोग लेकर के जाएंगे, वैसे नहीं करना है अभी। तो गुच्छा हो गया, गुच्छा में एक चीज में कई सारे रहते हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा तो उसमें कम से कम 5-10 ये रहते हैं। तो जितना भी समूह वाला ग्रुप में आ गया उसको क्या बोलेंगे, गुच्छा बोलेंगे। इसी में बोलेंगे गैंग, क्या बोलेंगे, गैंग। नहीं कहता कि गैंग है, गैंग तो एगो रहता नहीं, उसमें कई 10-15 आदमी रहते हैं, गैंग हो गया। इसी में बोल देंगे वर्ग बोल देंगे, तो वर्ग में एक विद्यार्थी तो रहता नहीं, कई विद्यार्थियों का समूह रहता है वर्ग में, वर्ग बोल दिए। इसी में बोल दिए सेना, तो सेना में भी कई सेना, एक सेना से तो बनता नहीं है भाई, सेना हो गया। इसी में हम लोगों ने बोला जमात बोल लिया, ठीक है। तो जमात में देखेंगे जो मुस्लिम वर्ग के लोग रहते हैं, तब नमाज जब अदा करने जाते तो वहाँ कई सारे लोग मौजूद रहते हैं। जमात हो गया। मेला में तो एक लोग रहते नहीं है, कई सारे लोग रहते हैं सर, गुच्छा भीड़ में रहते हैं, जमावड़ा में ग्रुप में रहते हैं, मेला। इसी में हम लोग बात कर लिए भीड़, तो भीड़ भी हो गया। इसी में बात कर लिए हम लोग समूह तो है, ठीक है। और भी कई सारे उदाहरण हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इतना ही बहुत सारा हो गया, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई घुरा करके आपको पूछ ही दिया जाएगा कि बताइए गुच्छा कौन सा है, संज्ञा का उदाहरण है, वर्ग कौन सा संज्ञा का उदाहरण है,
सेना कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? मेला, भीड़, समूह। ठीक है, ये कौन से संज्ञा के उदाहरण? इसी में बोल देते हैं टीम। क्या बोल दिए? टीम। तो टीम में एक तो व्यक्ति लेकर टीम तो बनता नहीं है, कम से कम 5 6 7 8 9 10 ऐसे व्यक्ति रहते तो टीम भी हो जाएगा समूहवाचक में। यानी आपको जिससे लगे कि अरे एक बोलेंगे उसमें कम से कम 5 6 व्यक्ति आ रहे हैं एक ही साथ। ठीक है, 5 6 व्यक्ति आ रहे हैं। जैसे जातिवाचक बोलते तो जातिवाचक में अनंत आ सकते थे, गिन नहीं सकते हैं कितना नाम आ सकता है, लेकिन इसमें गिन सकते हैं कि 5 6 10 12 15 इतना समूह आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो आप देख रहे हैं ये इसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? समूहवाचक संज्ञा बोलेंगे। इसी में फिर आगे हम लोग बात करते हैं, इसका बस सीमित है, इसी में से कोई ना कोई उदाहरण बार बार पूछा जाता है। चलिए, और भी एक दो होगा, वो आप लोग लिख लीजिएगा अगर समझ गए होंगे तो। मुझे जितना अभी माइंड में आ रहा था उतना हमने लिखा है अभी। ठीक है, समूहवाचक। उसके बाद हम लोग देखते हैं आता है सर द्रव्यवाचक। कौन सा आता है? द्रव्यवाचक, मेटेरियल नाउन। क्या आता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, मेटेरियल नाउन। आप देखिए, द्रव्यवाचक इसको बोलेंगे वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा शब्द, वैसा संज्ञा शब्द जिसे 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 गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता परंतु मापा या तौला जा सकता है, मापा या तौला जा सकता है, क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी जिसको हम गिन तो नहीं सकते हैं परंतु माप या तौल सकते हैं, क्या कहलाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ऐसे कौन कौन से चीज हैं जिसको तो गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप या तौल सकते हैं? तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा, जैसे सोना। आप देखिए, सोना को गिन तो नहीं सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका माप होता है कि 4 कैरेट का सोना है, 2 कैरेट का सोना है, ग्राम में होता है। ठीक है, तो सोना सेना हम लिख दिए। इसका क्या लिख लीजिएगा? सोना। वो सोना नहीं समझना है, सोना बाबू बोला, ये सोना है, ये धातु है, ये ठीक है, धातु अधातु तत्व है ये सोना। सोना हो गया, इसी में तांबा हो गया, जितना भी, अब देखिए तांबा हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसी में अगर हम बात करें आगे, इसी में बोले पानी, तो पानी को आप तो गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं, 1 लीटर 2 लीटर। ठीक है, इसी में बोले दूध, तो दूध के भी वही हाल है कि इसको भी आप गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं। चावल, चावल को गिन नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं, 1 केजी 2 केजी 3 केजी। आटा गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन माप सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के ऐसे चीज इसी में समाहित हो, जिसको लगे कि आप इसे हम गिन तो नहीं सकते हैं परंतु माप सकते हैं। इसी में आ जाएगा स्याही। ठीक है, क्या आ गया? स्याही। ठीक है, कोहरा, कोहरा नहीं आएगा इसमें, तो कोहरा वैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आता है। ठीक है, कोहरा, ये सब मापा जाता है, इसका इकाई होता है। कोहरा हो गया, धुआं हो गया, धुआं इसी में आएगा। ठीक है, कोहरा धुआं ये सब आएगा। उसके बाद और कई चीजें हैं। ठीक है, तो ये सब को हम क्या करते हैं कि इसको गिन तो नहीं सकते हैं परंतु माप या तौला जा, मापा या इसको तौला जाता है, क्या कहलाता है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। इत्यादि कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, इसका इत्यादि उदाहरण है। समझ गए होंगे कि इतना आपको खुद दिमाग लगाना है कि सर ऐसा कौन कौन सा चीज है जिसे हम गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन उसको हम वेट या मापते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं या मापते हैं। इसी में कई सारे चीनी आ जाएंगे फिर। ठीक है, चीनी आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे चीज इसमें समाहित हो जाएंगे। अब बातें आ जाती है आपका जो लास्ट है हम लोग का, वो है भाववाचक। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा नीचे दिख रहा होगा। चलिए, अब देखिए इसमें क्या होगा, ना तो इसे हम गिन सकते हैं, ना इसे माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं, इसमें कुछ नहीं। यानी वैसा संज्ञा शब्द, वैसा संज्ञा शब्द
संज्ञा शब्द जिसे ना तो गिन सकते हैं, ना तो गिन सकते हैं, ना माप सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या होगा? इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अब देखिए, अब सर जी किस चीज को ना तो हम गिन सकते हैं, ना माप सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो बोलेंगे वो आ दर्द। जैसे में क्या लिखना है? दर्द। अब जब दर्द हो रहा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ना तो गिन सकते हैं कि 4 kg दर्द हो रहा है कि 5 kg दर्द हो रहा है, ठीक है। ना तौल सकते हैं कि 2-3 kg दर्द हो रहा है। इस मतलब कहने का अर्थ है कि इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। जैसे हंसी, तो कितना हंसी भाई? 10 kg हंसी कि 50 kg, कोई पता नहीं है, लेकिन ये तो जरूर निश्चित तय है कि हंसी, इसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रोना, तो कितना रोया? ये तो नहीं है। इसी में जैसे ईमानदारी, इसी में आ जाएगा बुढ़ापा, इसको महसूस किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। बुढ़ापा, बचपन ये सबको महसूस कर सकते हैं हम लोग, तौल माप नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि वो क्या है, बूढ़ा हो गया है या जवान हो गया है, ठीक है। इसमें कई सारे आ सकते हैं, जैसे अच्छाई, अच्छा कर देंगे तो फिर विशेषण में चला जाएगा, ठीक है। अच्छाई, बुराई, ठीक है, बुराई। ऐसे में आता है लुगाई, समझते हैं? लुगाई इसमें नहीं आएगा, लुगाई चल जाएगा किस में? लुगाई चल जाएगा जातिवाचक। लुगाई मतलब होता है पत्नी, लुगाई मतलब क्या होता है? पत्नी। तो पत्नी को तो अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको तो मापो सकते हैं पत्नी का अनुभव। अब उसको मापा तो लोग जानते हैं कि नाम है विशेष, तो वो चल जाएगा किसमें? जाते। लुगाई बोलिए तो जितना भी लुगाई है दुनिया में, ठीक है, जितने भी पत्नी वर्ग के समूह है सारे उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ईमानदारी, बुढ़ापा, बचपन, अच्छा, इसी में रामत्व, शिवत्व, रामत्व, शिवत्व, शिवत्व जो शिव का गुण धारण करता हो, जिसमें राम का गुण हो, रामत्व, शिवत्व, ठीक है। तो कई प्रकार के ऐसे शब्द हैं जिसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? जैसे दुख हो गया, सुख हो गया, सुख, दुख। तो ये सारे के सारे जो संज्ञा देख रहे हैं, ये सारे के सारे संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को संज्ञा में आज के बाद दिक्कतें नहीं आएगी। अगर दिक्कतें हो रही है जहां भी, उससे आप लोग जरूर कमेंट में छोड़ेंगे, ठीक है। वहां से फिर आपके बातों का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इसको आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। इसी में देखिए, विशेषण वाला जब बात आता है तो वहां हम लोग बात करेंगे अच्छा से क्या बनेगा? अच्छाई बनेगा, ठीक है। इसमें भी आता है भाववाचक संज्ञा को भी चेंज करने के लिए कभी कभी आता है। इसी में अगर आ जाएगा स्त्रीत्व, क्या आ जाएगा? स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व भी है, पुरुष तत्व, पुरुष, पुरुषोत्तत्व, इसे इसमें नहीं आएगा, उसको छोड़िए, आएगा इसी में ही, लेकिन उसको अभी छोड़िए। यानी कहने का मतलब जिसमें स्त्रीत्व का गुण हो, जिसमें पुरुष का गुण हो, ठीक है। तो इस टाइप से कई शब्द हैं, जैसे स्त्रीत्व, स्त्रीत्व नहीं कहता, उसमें वो उसका जो है ना स्त्रीत्व का गुण है, यानी स्त्री वाला गुण है। तो जो गुण है उसको तो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो इसी में आ जाएगा। दुख महसूस कर सकते हैं, सुख को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सारे आपके आज संज्ञा का था, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। और ये आपसे इतना अगर आप कर लेते हैं तो प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है, इतना तो तय है, ठीक है। तो चलिए, इसको हम फिर अगले कक्षा में आप लोग से मिलते हैं, या होगा तो इसी में हम अभी अभी तुरंत
जो दूसरा जो है आप लोग का विकारी शब्द सर्वनाम, उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। तो इसको लिखेंगे आप लोग जल्द से जल्द। तो अब हम लोग बात करते हैं सर्वनाम पे। संज्ञा को अब हम लोग अभी जस्ट देखे थे, ठीक है। अगर उससे डाउट रह जाता है उससे संबंधित, तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ेंगे अपना डाउट। तो चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं सर्वनाम। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। ये सेकंड विकारी शब्द है सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम किसको बोलेंगे, तो इसका कई सारे परिभाषा है। तो इसका मेनली प्रयोग होता है कि संज्ञा के जो रिपीटेशन होता है, जो संज्ञा का जो दोहराव होता है, संज्ञा के दोहराव को कम करने के लिए जिस शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका परिभाषा कि वैसा शब्द या वैसा विकारी शब्द या वैसा शब्द, जो भी बोलिए, वैसा शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के दोहराव को तो कम करने के लिए किया जाता है क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आप समझिएगा कि सर ये क्यों इसका यूज करते हैं। तो आपने देखा जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा को क्या करते हैं? संज्ञा के दोहराव को, रिपीटेशन को कम करते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे कोई छोटा सा कहानी लेते हैं कि जैसे राम एक प्रतापी राजा था, ठीक है। फिर देखिए राम की पत्नी सीता थी। राम के 3 भाई थे। राम लगाकर 4 थे, वैसे 3 भाई थे, ठीक है। राम ने रावण को मारा। राम ने लंका को जीता। लंका की विजय की या जीत थी? लंका को जीता। वैसे लंका शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग एक चीज पे गौर करिएगा। यहाँ जो राम शब्द आ रहे हैं ये संज्ञा है। ये भी क्या है सर? संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा है। ये भी क्या है? संज्ञा है। जितना हम घेरा बनाए हैं, जिसको हम वर्गाकार आकृति में घेरे हैं, उसमें आप लोग देखिए कि ये क्या करता है। जब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं ना, तो वाक्य को पढ़ने के क्रम में बार बार अगर संज्ञा शब्द आता है तो वाक्य का जो क्या कहते हैं, जो लय है वो लय टूट जाता है, लय मजा नहीं आता है बोलने में। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारा हिंदी व्याकरण कहता है कि भाई बार बार एक ही संज्ञा का क्यों प्रयोग किया जाए, उस संज्ञा के बदले में कोई उचित एक ऐसा शब्द लाइए जो उस संज्ञा के दोहराव को भी कम कर दे। जैसे अब बताइए, एक शब्द एक बार लिख दे, राम एक प्रतापी राजा था। अब देखिए तो उसकी, राम की, उसकी, यानी क्या देंगे? उसकी पत्नी सीता थी। अब ये उसकी जो शब्द आ गया। फिर आगे देखिए, राम के 3 भाई थे, यानी किसके? तो उसके। किसके? तो बात यहाँ पर कर रहे हैं उसके 3 भाई थे, उसके बोल रहे हैं, तो राम के 3 भाई थे या उनके 3 भाई थे? उनके 3 भाई थे, ठीक है। उन्होंने रावण को मारा। ठीक है। वे लंका को जीते। अब देखिए यहाँ आप देखिए विभिन्न प्रकार के हमने शब्दों का यूज किया है। उसका, उसकी, उसके, उन्होंने, वे। ये जो सारे जो शब्द देख रहे हैं यही क्या है? सर्वनाम है। यही क्या है? सर्वनाम है। यही क्या है? सर्वनाम है। यानी आप लोगों ने देखा जो सर्वनाम शब्द है वो संज्ञा के दोहराव को कम कर देता है, किसी भी वाक्य को पढ़ने में कारगर सिद्ध होता है।
क्योंकि जब उसको यूज करते हैं तो वाक्य क्या होता है, लयबद्ध बन जाता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से हम लोग संज्ञा का सर्वनाम का यूज करते हैं संज्ञा के जगह। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा। अब बातें हम लोग सीधा करेंगे कहाँ, कौन सी बात करेंगे, तो भेद के बात करेंगे। इसके कौन कौन से भेद हैं उस भेद की बात करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हिंदी व्याकरण में, आप समझिएगा यहाँ पर सर्वनाम के भेद। भेद कितने हैं सर्वनाम के, 6 हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद है। इसी में पूछेगा क्वेश्चन, इसी में पूछेगा, इधर लिख रहे हैं, इसी में पूछेगा सर्वनाम की, हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की संख्या। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की कुल संख्या। अब हिंदी व्याकरण में सर्वनाम की कुल संख्या कितनी है, तो 11 है। देखिए भेद 6 हैं लेकिन संख्या कितनी है, 11 है। कौन कौन है संख्या, तो मैं, तू, आप, जो सो, यह, यह, वह, क्या, कोई, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 10 और एक ये लगा करके 11। यानी ये बात याद रखिएगा आप लोग, बस इतना ही सर्वनाम है। लेकिन इसी से हम लोग कई शब्द बना देते हैं, इसी से कई सर्वनाम का हम लोग क्या कर देते हैं, उद्दीपन कर देते हैं। इतना ही सर्वनाम है। कौन कौन, हिंदी व्याकरण कुल सर्वनाम संख्या मात्र 11 है, लेकिन अपने हिसाब से लोगों ने कई प्रकार के बना। जैसे मैं का हम भी कहते हैं, नहीं कहते हैं हम, वो भी आता है उसी श्रेणी में। जैसे मैं, तू, आप, जो सो, यह, वह, क्या, कोई, कौन, कुछ, बस इतना सर्वनाम संख्या है। ठीक है, लेकिन जब हम भेद पढ़ेंगे तो भेद में कई प्रकार के सर्वनाम यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मेनली इतना ही हिंदी व्याकरण के जो भी नियम है उस नियम के अनुसार बस इतना ही सर्वनाम की संख्या कितने हैं, 11। आप लोगों ने देखा कौन कौन है, तो मैं, तू, आप, जो सो, यह, वह, क्या, कोई, कौन, कुछ। ये जो देख रहे हैं ये हिंदी व्याकरण के सर्वनाम की कुल संख्या है। ठीक है, और सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6। कुल संख्या कितनी है, 11। अब भेद कौन कौन से 6 हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला जो भेद है, भेद के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। भेद के बारे में इधर लिख रहे हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, 4 नंबर। 5 नंबर है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। और 6 नंबर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 नंबर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये भेद 6 हैं। अगर भेद की बात करें कि सर्वनाम के हिंदी व्याकरण में भेद कितने हैं, तो भेद 6 हैं। संख्या कुल कितनी है, तो 11 है, क्योंकि ये भेद मिलाकर के ये 11 हम लोग पुराएंगे। वैसे भेद में कई प्रकार के आ जाएंगे, जैसे मैं का हम भी बना सकते हैं, तू का तुम लोग, आप लोग, ऐसे करके इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, जो सो, ठीक है, यह वह, ये वे, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्या, कोई, कुछ, कौन, ये सब बना सकते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार, वैसे तो है ही लेकिन इससे भी और कई बनते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो इतना पहले नोट करिए और बारी बारी से फिर उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसको हम मिटाने की ओर बढ़ रहे हैं, तब तक आप लोग लिख लीजिए। इसको इधर रख दिए साफ करने वाला। 1 मिनट दोस्तों, कहीं, चलिए उसको लिखिए आप लोग, तब तक हम देख रहे हैं। चलिए, मैं लिख गया, तो लिख लिए होंगे आप लोग, मिटा दे रहे हैं इसको।
अब इसी में हम लोग बात करेंगे उसके भेद का, ठीक है। अब देखिए उधर तो भेद लिखा हुआ है, कौन है, पहला है आपका पुरुषवाचक। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए यानी वैसा सर्वनाम जो पुरुषों के बदले यूज किया जाए। अब पुरुष कहने का मतलब ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ पुरुष जाति या लड़का जाति, नहीं, पुरुष में स्त्री महिला सब आ जाएगी, उसका ये यहाँ पे लेना देना नहीं है। सीधा क्या कहेंगे, वैसा सर्वनाम जो पुरुषों के लिए यूज हो, वैसा सर्वनाम जो पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है, पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुरुष में ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ स्त्री या क्या कहते हैं, या सिर्फ पुरुष जाति, नहीं, पुरुष मतलब जितना भी मानव जाति है इतना आप समझ लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन है, तो पहला है उत्तम पुरुष। क्या है, उत्तम पुरुष। दूसरा क्या है, मध्यम पुरुष। और जो तीसरा है वो क्या है, अन्य पुरुष। तीसरा क्या है, अन्य पुरुष, ठीक है। तो उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, और मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, और अन्य पुरुष किसको बोलेंगे। तो उत्तम पुरुष के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहता है कि बोलने या लिखने वालों को क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। बोलने या लिखने वाला, बोलने या लिखने वाला। बोलने या लिखने वाला में कौन आएगा भाई, या तो हम आएंगे या तो मैं आएंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोलने वाला हो गया, या लिख रहा हूँ तो हम भी लिखने वाले हो गए। यानी हम और मैं उत्तम पुरुष में आते हैं, यानी बोलने या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। अब इसी में मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, तो सुनने वाले को किसको बोलेंगे, सुनने वाले। सुनने वाले को क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष बोलेंगे। तो सुनता कौन है, जैसे तुम, आप, तुम लोग, ये सब क्या है, सुनने वाले श्रेणी में आ रहे हैं। सुनने वाले श्रेणी में आ रहे हैं कि नहीं। जैसे कि यहाँ समझिए, जैसे हम बोल रहे हैं तो हम हो गए उत्तम पुरुष, आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए मध्यम पुरुष, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो यहाँ उपस्थित नहीं है, ठीक है, कोई थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कहाँ चला जाएगा, अन्य पुरुष में। जैसे वह, ठीक है, यह, राम, नाम वाला सब आ जाएगा, ये, वे, ये सब किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में। किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में। तो आप यहाँ गौर करिएगा, वैसे यह और वे तो उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, निजवाचक में ही आ जाएगा, निश्चयवाचक में ही, सॉरी, निश्चयवाचक में ही आ जाएगा। लेकिन इसका भी थोड़ा हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि आपने देखा होगा कि जैसे यूज करते हैं, जैसे ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं तो उसमें ये सारे आते हैं, लिखल रहता है थर्ड पर्सन में कौन कौन चीज आएगा, यानी यह वह ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग समझने का चेष्टा करेंगे कि जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है, ये बोल रहा है, ये क्या है, बोल रहा है, बोल रहा है, तो ये ऑटोमेटिक उत्तम पुरुष हो जाएगा या प्रथम पुरुष इसको बोलेंगे, ठीक है। बोल रहा है राम के बारे, बोल रहा है मतलब एक व्यक्ति यहाँ है, ठीक है, उसके बारे में मतलब उसको बोल रहा है, यहाँ कोई व्यक्ति उसको बोल रहा है, तो ये तो तुम ही हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है ये सीता के बारे में, किसके बारे में बोल रहा है, सीता के बारे में, यानी सीता हो गई अन्य पुरुष, ठीक है। जो सुन रहा है वो हो गया मध्यम पुरुष, और जो बोल रहा है वो हो गया उत्तम पुरुष। क्लियर हुआ ये बात। उत्तम पुरुष बोलने या लिखने वाले को उत्तम पुरुष कहेंगे, जैसे हम, मैं, उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में सुनने वाले को, ठीक है, जो सुनेगा, जो श्रोतागण है उसको किसमें शामिल करेंगे, मध्यम पुरुष। जैसे आप लोग अभी मध्यम पुरुष हैं, आप हम इस्तेमाल किए, आप लोग बोले अभी, तो आप लोग क्या है, मध्यम पुरुष हैं सर, ठीक है। अब जैसे किसी के बारे में बात करेंगे, अरे वो लड़का बहुत खचरा था, बदमाश था, तो वो सारा किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग समझ गए होंगे, इसको भी नोट कर लेंगे क्योंकि काम का चीज है ये, ठीक है। टाइम बहुत ज्यादा हो गई है, 7:10 होने वाला है,
तो आप लोग जल्द से जल्द इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए 10 मिनट और कक्षा डिले करना, चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। अब बात करने वाले हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो 2 नंबर का जो हम लोग का सर्वनाम है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम, निश्चयवाचक होते। जैसे बात से ही स्पष्ट हो रहा है, ये खुद बोल रहा है कि भाई हम फिक्स होंगे, यानी वैसा सर्वनाम जिससे किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चितता का बोध हो, ठीक है। वैसा सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिससे जिससे निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, निश्चितता का बोध हो, यानी फिक्स रहना चाहिए, बोध हो, उसको क्या बोलेंगे, निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है, ठीक है। वह अंडा है, अंडा है। ये घोड़े हैं, घोड़े हैं। वे कलमें हैं, आंसर अल्फा पर दे दीजिएगा, कलमें हैं, ठीक है। अब यहाँ गौर करिएगा कि ये जो सारे 2 शब्द देख रहे हैं, ये वे और वह, आप कहिएगा सर अगर ये वे वह ये और ये सब अगर आ गया कि पुरुषवाचक भी देकर पूछेगा तो वो आप पुरुषवाचक आपको उसमें देगा नहीं। उसको पता है, जो क्वेश्चन सेट करने वाला उसको भी पता है कि भाई इसमें भी ये बात आती है, ठीक है। तो हम कैसे दे सकते हैं, वो नहीं देगा लेकर। आपको बस ये ऑप्शन में रहेगा कि बताइए यह, जैसे वाक्य ही दे देगा और बोलेगा यह कलम मेरी है। अब तो यहाँ आप स्पष्ट हो रहे हैं कि यह कलम मेरी है, कोई फिक्स चीज का बात कर रहा, भाई फिक्स है कि मेरा ही है। जैसे ये घोड़े हैं बोलेंगे तो फिक्स है, अगर जिसको हम उंगली दिखा रहे हैं क्या है, वे घोड़े हैं। निश्चयवाचक का भी 2 भेद होता है, एक दूरवर्ती और एक निकटवर्ती, तो उसको हम लोग निगलेक्ट करते हैं। निकटवर्ती में यह और ये निकटवर्ती में आते हैं, और वह और वे क्या आते हैं, दूरवर्ती में आते हैं, तो इसको हम लोग अभी निगलेक्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। उसको उससे प्रश्न नहीं आते, प्रश्न यही दोष से आते, जैसे बोल देगा कि यह कल अंडा है, तो बताइए जो यह शब्द जो यूज हुआ है, यह शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चयवाचक। चूंकि यह अंडा है तो फिक्स कर रहा है, ठीक है, निश्चित कर रहा है कि भाई ये अंडे हैं और कुछ नहीं है, क्या है, अंडा ही है। जैसे ये घोड़े हैं तो फिक्स कर रहा है ये घोड़े हैं, तो निश्चयवाचक है, यानी जिससे निश्चितता का बोध हो उसको हम निश्चयवाचक की श्रेणी में रखेंगे। चलिए फिर इसको मिटा रहे हैं, यहां तक लिख लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, इसको लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, निश्चयवाचक हो गया, अब अनिश्चयवाचक की बात कर लेते हैं थोड़ा। क्या कर लेते हैं, अनिश्चयवाचक के लगले लगले हो जाएगा। थर्ड 3 नंबर है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलेंगे, तो वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो, जिससे फिक्स नहीं लगे, लगे कि ये फिक्स नहीं है। जैसे लिख देंगे, परिभाषा रखने से कुछ नहीं होगा, बस उसको समझिए। वैसा सर्वनाम जिससे जिससे अनिश्चितता का बोध हो, अनिश्चितता का, वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध हो, बोध हो। अब अनिश्चित यानी फिक्स नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, अनिश्चितता का बोध कराएगा। जैसे आप लोग देखिए कि कुछ खा लो, कुछ खा लो। अब बताइए यहाँ जो कुछ यूज किए हैं, पता है कि क्या खाना है भाई, नहीं खाना है सर, अनिश्चित है क्या खाना है, कि मार खाना है कि रोटी खाना है कि भात खाना है, क्या खाना है पता ही नहीं चल रहा, कुछ खा लो। कोई होगा, कोई होगा, कौन होगा फिक्स है, नहीं सर फिक्स तो हो ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कौन होगा। जैसे बोलेंगे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपको पता है कि सर फिक्स से नहीं हो रहा है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कहेंगे कुछ खा लो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
ठीक है। तो कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी ये दोनों क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति वस्तु कुछ भी ऐसा चीज है जिसको ये लोग फिक्स ही नहीं कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। तो कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई और कुछ क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसको भी देख लिया आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। किसके बारे में, निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं, जो 4 नंबर का है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम बहुत आसान है। वैसा सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, निजता मतलब स्वयं, स्वयंता का बोध हो, वैसा सर्वनाम। वैसा सर्वनाम जिससे जिससे निजता का बोध हो, क्या हो, निजता। निजता, ये जो है जी, निजता का, निजता या स्वयंता, स्वयंता का बोध हो। निजी मतलब समझते हैं अपना चीज, बोध हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, निजवाचक। वैसा समास जिससे निजता या स्वयंता का बोध हो, क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए निजता क्या क्या यूज करवाता है, जैसे इसका बस 2 ही 3 उदाहरण है। जैसे आप ही, आप ही, जैसे कहते हैं कि मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा। अब बोलेगा बताइए आप ही कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक है भाई, हम स्वयं चले जाएंगे। ठीक है, इसी में आ जाएगा स्वयं। ठीक है, अपने आप, अपने आप, ये जो सारे शब्द देख रहे हैं ये निजता का बोध कराता है, स्वयंता का बोध कराता है, इस वजह से इसको निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मैं आप ही चला जाऊंगा, ठीक है, मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप यह काम कर लूंगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ये उदाहरण 3 आप देख रहे हैं, ये सारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, क्योंकि ये निजता का बोध कराता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन अगला जो हम लोग देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, वैसा सर्वनाम जो जोड़ने का काम करती है, सीधा लिखेंगे वैसा सर्वनाम जो, सर्वनाम जो 2 वाक्यों को जोड़ती है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, जोड़ने का कार्य करती है। आप देखिए जोड़ने का कार्य कौन कौन करेगा, तो एक है आपका जो, और एक है सो। ठीक है, इसी से बना है जैसी, इसी से बना है वैसी। अब उदाहरण इसका जैसे हम लोग देखेंगे, तो जैसे कहेंगे जो आएगा सो पाएगा। आप देखिए जो आएगा और सो पाएगा, दो जोड़ रहा है। ठीक है, तो जो सो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी भी हो जाएगा, जिसकी उसकी, जिसकी उसकी, ये सारे के सारे क्या है, निज संबंधवाचक सर्वनाम, चूंकि जोड़ रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास लाठी उसकी भैंस, संबंध जोड़ने का काम कर रहा है 2 वस्तुओं के बीच, 2 वाक्यों के बीच। ठीक है, संबंध बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, संबंधवाचक सर्वनाम बोलेंगे। ठीक है, और एक लास्ट रह जाता है आप लोग का, वो है प्रश्नवाचक। इसको ऊपर से मिटा दें, और निश्चयवाचक देख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि जगह का अभाव है तो इस वजह से इसको बार बार मिटा करके लिखना पड़ा है। 6 नंबर है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, देखिए जो अभी हम लोगों ने बात किया था अनिश्चयवाचक, तो वो कोई और कुछ ही है, 2 ही है, याद रखिएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम बात करेंगे, वैसा सर्वनाम जो प्रश्न को दर्शाता है या प्रश्न का बोध कराता है, वैसा सर्वनाम जो, सर्वनाम जो प्रश्नों का बोध कराता है, प्रश्नों का बोध कराता है, प्रश्नों का बोध कराता है, क्या कहलाएगा, प्रश्नवाचक। जैसे एक कौन कौन सा है, तो ये आपका कौन, कुछ तो हो गया क्या। ठीक है, कौन है और क्या है, और कोई कुछ तो हो गया।
तो कौन और क्या। आप देखिए इसी में बहुत सारा हम लिख सकते हैं किसने, ठीक है, कौन क्या किसने, कोई और कुछ, तो कोई और कुछ छांट दीजिएगा, बाद बाकी जितना जो आ रहा है किसको, ठीक है, ये सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे अगर क्वेश्चन आएगा कौन आया है, आप कहिएगा सर ये भी तो लग रहा है कि फिक्स नहीं है, आप कह सकते हैं ना कौन आया है, ये भी तो लग रहा है कि फिक्स नहीं है, लेकिन है बोगा। उसमें क्या था, जब हम प्रश्न करेंगे अनिश्चय में तो उसका जवाब नहीं मिलेगा, जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जब इसमें प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि कौन आया है तो उसका जवाब निश्चित तौर से मिलेगा। अगर उसमें बोलेंगे कोई आया है तो कौन आया है, तो कोई आया है, जवाब मिल रहा है, कोई जवाब मिल रहा है। लेकिन यहाँ बोलेंगे कौन आया है तो बोलना है, नाम तो पक्का है कि इसमें उत्तर तो होगा कि कोई आया है, वो भी बोल सकते हैं कौन आया है तो कोई आया है, या इसका नाम बोल सकते हैं, लेकिन कोई आया है उसमें कोई आया है रहेंगे तो नहीं मिलेगा। बात समझे कि नहीं, जैसे कौन आया तो यहाँ बोलेंगे राम आया, श्याम आया, मोहन आया, गीता आया, जो भी आया। लेकिन वहां अगर पूछेगा कोई आया है तो वो बोल ही रहा है कोई आया है, कोई होगा, फिक्स तो नहीं कर रहा है कि कौन है नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम प्रश्न करेंगे कौन, और जैसे इसी में बोलेंगे क्या नाम है, क्या नाम है, तो यहाँ उत्तर देखिए मिल रहा है, प्रश्न करने पर जब उत्तर मिले तो प्रश्नवाचक, प्रश्न करने पर जब उत्तर मिले तो प्रश्नवाचक, प्रश्न करने पर जब उत्तर नहीं मिले तो अनिश्चयवाचक, ठीक है। ये आपका सर्वनाम था। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होगी। अगली कक्षा में इससे संबंधित, संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे। उसके बाद आपके सारे जो भी डाउट रहेंगे वीडियो देखने के पश्चात, ठीक है, तो उसके बाद वो सारे डाउट क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे एमसीक्यू तो उसमें क्लियर आपके हो जाएंगे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए पढ़िए अच्छे से।